हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, अब मुझे पता है कि एक बार हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, बट वो 3-4 साल पहले की बात है। तो मुझे लगा कि और जो सारी चीज़ें, मतलब कुछ नए केस लॉज हैं, कुछ इधर उधर की चीज़ें हैं जो शायद उसमें उन लेक्चर्स में छूट गई थी, तो मैं चाहती हूँ कि हम उसे नए सिरे से फिर से शुरू करें। तो ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, और जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनके लिए ये रिविजन हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसे PCSJ के उससे पढ़ेंगे, APO के एग्जामिनेशन के उससे पढ़ेंगे, और बाकी जहाँ भी किसी भी लॉ के एग्जाम में अगर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आता है और अगर आपने इसके मेरे सारे लेक्चर्स देख लिए तो आपको उसके लिए भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम एकदम इंडल्ज नहीं करेंगे, बेयर एक्ट में इंडल्ज नहीं करेंगे। हम अभी पहले समझेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों आया, इंट्रोडक्शन पूरा समझेंगे, और कितने तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारी चीजें आज हम समझेंगे। ठीक है, तो ये तो बात की बात है कि अग्रीमेंट से प्रॉमिस बनता है, ये सारी चीजें, सॉरी, अग्रीमेंट जब लीगली एनफोर्सेबल होता है तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ये सारी बात की बातें। पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आखिर में है क्या, क्यों लाया गया ये। सो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज द प्रिंसिपल लेजिस्लेशन, मेन लेजिस्लेशन यही है जो कि गवर्न कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट लॉ इन इंडिया, डिफाइनिंग द कंडीशंस अंडर विच एग्रीमेंट्स बिकम लीगली एनफोर्सेबल। क्या बता रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वो कंडीशंस बता रहा है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बता रहा है, या ऐसे कह लो कुछ ऐसे इसेंशियल्स बता रहा है जिससे कोई भी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, जिससे कोई भी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। ओवरव्यू क्या है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज एनैक्टेड ऑन April 25, 1872। एनैक्ट 25 अप्रैल को हुआ था। अगर आप PCSJ की प्रिपरेशन करें तो आपको ये डेट्स पता होनी चाहिए। एंड केम इनटू फोर्स ऑन September 1, 1872। फोर्स में कब आया? 1 सितंबर 1872। ठीक है, इट सर्व्स एज द फाउंडेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट लॉ इन इंडिया। जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का फाउंडेशन है वो इसी से हुआ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। आउटलाइनिंग द इसेंशियल एलिमेंट्स, मैं आपको बता ना, इसेंशियल्स बता रहा है कि क्या चीजें जरूरी है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करने के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, और उसको कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स कराने के लिए। ठीक है, एनफोर्सिबल का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई ये कहे कि ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका ये मतलब है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को ले जा करके आप कोर्ट में उसको एनफोर्स करा सकते हो, यानी कि क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तभी हम कहते हैं कोई चीज एनफोर्सिबल है। इसका ये मतलब है कि वो इलीगल नहीं है, आप उसको जाकर के कोर्ट ऑफ लॉ में सवाल जवाब कर सकते हो सामने वाली पार्टी से। ठीक है, द एक्ट ओरिजिनली कंटेन्ड 266 सेक्शंस, 266 सेक्शंस थे पहले, बट सम सेक्शंस वर लेटर रिपीट, और उसको एक अनदर लेजिस्लेशन में अनदर एक्ट बना दिया गया उसका, सच एज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। तो ये चैप्टर 7 था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और एक चैप्टर नंबर 11 था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, जो थोड़ा हायर लेवल प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये पूछ लेते हैं, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कौन से, सेल्स गुड्स वाला कौन से चैप्टर में था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और आपका ये पार्टनरशिप कौन से सेक्शन में, कौन से चैप्टर में था। तो ये आपको ध्यान रखो। अब देखो कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। अच्छा, पहले इसकी बात कर लेते हैं। अग्रीमेंट, देखो बात को समझो, दो तरीके की चीजें हैं, एक है प्रपोजल, एक है एक्सेप्टेंस। प्रपोजल का क्या मतलब है कि मैंने कुछ प्रपोज किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको प्रपोज किया, वो वाला प्रपोज नहीं। प्रपोज का मतलब है मैंने कुछ आपको ऑफर किया, आपसे मैंने कहा कि आप मेरा 1 लाख रुपए का फोन खरीद लीजिए, 1 लाख या 50,000 रुपए का फोन आप मेरा खरीद लीजिए। तो अब आप चाहे मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल एस प्रपोजेस एच। ठीक है, एस प्रपोजेस एच to buy her iPhone। ठीक है, ऐसा चीज मैंने कही, ऐसा मैंने प्रपोज किया, मैं चाहती हूं कि आप मेरा जो है फोन खरीद लो। ठीक है, अब अगर एच चाहते हैं मेरा फोन खरीदना, तो वो इस ऑफर को, जो ये मैंने ऑफर दिया है, देखो इंग्लिश में ऑफर बोलते हैं, हमारे यहाँ प्रपोजल बोलते हैं, तो चाहे आप ऑफर बोलिए चाहे प्रपोजल बोलिए, बात सेम ही है। ठीक है, तो अगर अब आप अगर एच यहाँ पर चाहते हैं कि वो मेरा ये जो ऑफर है इसको, या प्रपोजल जो है इसको ये एक्सेप्ट करे, तो इनको कहना पड़ेगा कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड, येस आई वॉन्ट टू बाय। एच क्या कहेंगे? येस आई वॉन्ट टू बाय।
तो ये मैं क्यों आपको समझा रही हूँ, मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि ऑफर क्या, जो एकदम हो सकता है कि जो लोग दूसरी बार पढ़ रहे हैं या तीसरी बार पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट में, उन्हें लग रहा हो कि अरे क्या है, बहुत बेसिक सी बात है, बट जो लोग पहले से नहीं उन्होंने कुछ पढ़ा हुआ है उनके लिए बताना जरूरी है कि ऑफर एक्सेप्टेंस होता क्या है। तो मैंने पहले ऑफर किया, तो ये हमारा ऑफर हो गया और ये हमारा एक्सेप्टेंस हो गया जो कि एच ने किया। एक बात हमेशा ध्यान रखो, जिससे ऑफर किया गया है वो ही एक्सेप्ट करेगा तो ही एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। जिससे ऑफर किया गया, मैंने यहां पर अपने एग्जांपल में एच से ऑफर किया, तो जब वो एक्सेप्ट करेगा, एच के बिहाफ पर कोई रैंडम एक्स बंदा मेरे को आकर के एक्सेप्टेंस नहीं देगा कि मैं आपका फोन खरीदना चाहता हूं, नहीं, मैंने स्पेसिफिकली किसको ऑफर दिया है, मैंने ऑफर दिया है एच को, तो एक्सेप्ट भी वही करेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिर उसके बाद प्रॉमिस होता है और कंसिडरेशन। जब प्रॉमिस किया कि हाँ भाई ठीक है हमें बेचना है, हमें खरीदना है, ये सारी बातें हो गई, ऑफर और एक्सेप्टेंस हो गया, तो ऑफर एक्सेप्टेंस को मिलकर क्या बना, अब ये पूरी चीज क्या बन गई, ये प्रॉमिस बन गया कि हाँ भाई हम आपका जो है फोन वो खरीदना चाहते हैं, ये क्या बन गया, ये बन गया प्रॉमिस। इतनी बात समझ में आ गई होगी आई होप। ठीक है, ऑफर एक्सेप्टेंस बन के क्या हो गया, प्रॉमिस हो गया ये। अब देखो, अब इसी प्रॉमिस में अगर हम कंसिडरेशन मिला दें, जैसे यहाँ पर अब एच कह रहे हैं कि वो खरीदना चाहते हैं, तो भाई खरीदना चाहते हो तो फ्री में तो दे नहीं रही हूं मैं, मुझे पैसे चाहिए, मुझे 1 लाख रुपए दो, मैं 1.5 लाख का फोन तुम्हें 1 लाख रुपए में बेच रही हो, तो मुझे तुम 1 लाख रुपए दो। ठीक है, तो एच अब यहां पर कुछ कंसिडरेशन पे करेंगे। वो कंसिडरेशन एच के लिए है क्या, मनी विच इज 1 लाख रुपीज, यही होता है कंसिडरेशन। बहुत ही आसान शब्दों में हमने कंसिडरेशन खत्म कर लिया 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, खत्म कर लिया। हम डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक लेमन लैंग्वेज में बता रही हूँ कि कंसिडरेशन होता क्या। कंसिडरेशन ये है कि वहां से मैं एस यानी कि एच को फोन देंगी और एच वहां से हमें 1 लाख रुपए देंगे। ठीक है, ये सामने बैठ कर ले हक के हम लोगों ने ये चीज कर ली, तो ये क्या हो गया, जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन मिल जाए तो वो अग्रीमेंट बन जाता है। यही अग्रीमेंट जब लीगली एनफोर्सिएबल करा दो तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, विच इज 2H of Indian Contract Act, this is 2D of Indian Contract Act, this is 2B। अगर बेयर एक्ट सामने है तो देख सकते हो, ये 2E है। ठीक है, 2E है, हमारा क्या बचा 2A एक्सेप्टेंस। जस्ट अ मिनट, एक्सेप्टेंस यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रखा है ना, वही मैं कहूँ कि एक्सेप्टेंस तो नहीं है, एक्सेप्टेंस के बारे में आगे बता रखा है, बट यहाँ पर एक्चुअल में डिफाइन नहीं कर रखा है कि एक्सेप्टेंस होता क्या है। बस 2B में यही कह रखा है कि जब एक ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, तो अब इसके लिए कोई जज नहीं करेगा कि मैम ढूंढ रही थी एक्सेप्टेंस, हो जाता है कभी कभी, दिमाग से उतर गया कि एक्सेप्टेंस यहाँ पर डिफाइन नहीं कर रखा, बट मैंने आप लोगों को बता दिया क्या है, अग्रीमेंट जब लीगली एनफोर्सिएबल हो जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब आओ यहाँ पर अपनी बेयर एक्ट पर आओ और देखो आपका जो 2J है वो क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिबल बाय द लॉ बिकम्स वाइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सिबल। ये बात अभी नहीं समझ में आएगी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जब एनफोर्सिबल हम कह रहे हैं कोई चीज लीगली एनफोर्सिबल है, तो उसका ये मतलब है कि हम जाकर के उसके खिलाफ कोर्ट में जाकर के मुकदमा कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। अब कल को एच मुझे 1 लाख रुपए दे दे और मैं जो है उनको वो वापस ना करूं, मतलब फोन ना दूं, तो ये हमारे बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया था ना कि हाँ भाई हमें देना है फोन, एक अग्रीमेंट हो गया था कि हमें देना है फोन। लेकिन अगर मैंने नहीं दिया है तो ये चीज तो गलत है, तो वो डैमेजेस जाकर के कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं। तो एक अग्रीमेंट जब लीगली एनफोर्सिबल बन जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन हमारे में क्या दे रखी है, 2H में देखिए, आइए 2H पे आइए। एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एक अग्रीमेंट जब उसको लॉ का एनफोर्समेंट मिल जाता है, लॉ का फोर्स मिल जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया क्या है ऑफर, क्या है एक्सेप्टेंस, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब अग्रीमेंट और इसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है ये एक बार समझ लो, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है, जो कि सॉरी जो कि मैं नहीं चाहती हूँ कि बिल्कुल भी कंफ्यूजन हो। देखो अग्रीमेंट क्या है, एक तो मेन बात की जब आप अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट और वो डिफाइन है किसी लॉ में, तो आप लोगों को ऊपर लिखना चाहिए कि क्या सेक्शन नंबर है। ये हमारा है 2E और ये हमारा है 2H, तो ये आपको लिख देना है ऊपर, मतलब ये आप लिख दोगे, थोड़ा सा इम्पैक्ट सही पड़ता है कि सेक्शंस पता है। कभी भी जब आप डिफरेंस की टेबल बना रहे हैं तो यहाँ पर आप नहीं लिखेंगे कि यहाँ पर आपने सेक्शंस लिख दिए और फिर उसके बाद आप यहाँ पे सेक्शंस को बेसिस ऑफ कंपैरिजन बना रहे हो, नहीं, सेक्शंस कभी भी बेसिस ऑफ कंपैरिजन नहीं होते हैं।
भाई डिफरेंस दोनों बातों में या दोनों टर्म्स में इसीलिए क्योंकि वो अलग अलग सेक्शंस में है, वो इम्प्लाइड है। आपको यहाँ पर लिखना होगा ऊपर, अगर आप लिखना चाहो तो अच्छे नंबर मिलेंगे, नहीं लिखोगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं, नंबर कटेंगे नहीं लेकिन अच्छे मिल जाएंगे लिखने से, तो लिख क्यों ना दें उसे हम, ठीक है। अब देखो अग्रीमेंट क्या होता है। अग्रीमेंट सेज व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड। जब प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया, कौन एक्सेप्ट कर रहा था हमारे एग्जांपल में, एच एक्सेप्ट कर रहे थे हमारे एग्जांपल में, उस पर्सन के थ्रू जिसको वो प्रपोजल किया गया है, विद रिक्विजिट कंसिडरेशन। रिक्विजिट मतलब कि रिक्वायर्ड जो कंसिडरेशन थी, कंसिडरेशन कितनी थी, 1 लाख रुपए, वो मान गए थे 1 लाख रुपए देने के लिए, सो इट इज एन एग्रीमेंट। हम कहेंगे कि वो एग्रीमेंट हो गया। अग्रीमेंट नाम से ही समझ में कि दो लोग आपस में अग्री कर रहे हैं किसी चीज के लिए, तो हम उसे अग्रीमेंट कह रहे हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, व्हेन एन एग्रीमेंट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। भाई अगर फॉर एग्जांपल मैंने अगर ओपीएम का प्रपोजल रखा होता है एच के सामने, तो क्या हम इसे जाकर के कोर्ट में एनफोर्स करा सकते? क्या कभी भी एच जाकर के उसे कोर्ट में एनफोर्स करा सकता? नहीं करा सकता ना। एच कैसे करा लेगा, क्योंकि वो इलीगल है ना। आप ओपीएम या गांजा नहीं बेच सकते हो किसी को, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं जब कोई भी एग्रीमेंट लॉ की तरफ से एनफोर्सेबल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। अब आओ एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट्स एग्रीमेंट के क्या होते हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। और कॉन्ट्रैक्ट का क्या है, अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट हो रहा है और एनफोर्सिबिलिटी मिल रही है उसको लॉ की, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है। इन राइटिंग में होना चाहिए। देखो ये एग्रीमेंट नेसेसरीली नहीं है कि राइटिंग में हो, जरूरी नहीं है, करना चाहो कर सकते हो एग्रीमेंट राइटिंग में। नॉर्मली रिटन और रजिस्टर्ड होता ही है। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जनरली, नॉर्मली कह लो या जनरली कह लो, रिटन और रजिस्टर्ड ही होता है, ठीक है। लीगल ऑब्लिगेशन क्या है, कोई अग्रीमेंट अगर आपने किसी से किया है, ठीक है, अग्रीमेंट अगर आपने किसी से किया है तो वो कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है। अगर आपने किसी से अग्रीमेंट किया है तो वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है। डिफरेंस है दोनों बातों में, ध्यान से समझना। और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्योंकि लिखित है, पेपर पे है, सारी चीजें साइंड है आपकी और रजिस्टर उसको आपने करा रखा है, तो वो आपका लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा ही करेगा, ठीक है। वन इन अनदर एवरी अग्रीमेंट नीड नॉट टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। हर अग्रीमेंट, जैसे हम कहते हैं ऑल agreements are not contract but all contracts are agreements। कोई दिक्कत? भाई हर एक, जब हम कह रहे हैं कि अग्रीमेंट में जब लीगल एनफोर्सेबिलिटी जुड़ेगी तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो हर एक अग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बन ही जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होता ही है, ठीक है। हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि सारे जो अग्रीमेंट हैं वो, एक सेकंड, हाँ भाई तो मेरे को यहाँ पे आर लिखा हुआ है क्या, सारे जो अग्रीमेंट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, जरूरी नहीं है कि बन जाए। अधिकतम केसेस में आप देखोगे कि हो सकता है बन जाए, लेकिन हो सकता है कुछ केसेस में वो ना बन पाए कॉन्ट्रैक्ट। अब वो कब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम दोनों ने आपस में किया था कि फोन का अदला बदला, मतलब फोन जो है आप, मैं आपको फोन दूंगी, आप मुझे पैसे दोगे। अब मान लो कि फोन ही गिर के टूट गया, सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया ना, तो जो अग्रीमेंट हम दोनों ने किया था ये कॉन्ट्रैक्ट तो बन नहीं पाया ना, कॉन्ट्रैक्ट तो बन नहीं पाया। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हर एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो अग्रीमेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक कॉन्ट्रैक्ट में जो भी इसेंशियल्स अग्रीमेंट के हैं वो तो होंगे ही होंगे, ठीक है। बस एक इसेंशियल ना हो जिसे हम कहते हैं लीगल एनफोर्सेबिलिटी। स्कोप क्या है एग्रीमेंट का, वाइड है और कॉन्ट्रैक्ट का नैरो है। क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि नैरो है वाइड है। ये अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, इसको अगर आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन तो दे नहीं रखा है ढंग का, तो इसको रहने दो, मत लिखो। तो ये मैंने आपको बता ही दिया। अब देखो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं। सो बेस्ड ऑन फॉर्मेशन दिस कैटेगराइजेशन पर्टेन्स टू द मैनर इट एनालाइजेज whether they are expressly mentioned, inferred from action or enacted by law. Contracts can be categorized as a result of how they are formed. Express contract, ध्यान से समझना सारी बात, थोड़ी देर तक और कंसंट्रेशन अपना बना के रखो तो कम से कम इंट्रोडक्शन हम अपना खत्म कर पाए। कह रहा है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो क्लियरली स्टेटेड होते हैं, लिखा हुआ होता है, रिटन होता है। दे आर कम्युनिकेटेड थ्रू रिटन और वर्बल टर्म्स। वर्बल मतलब बोल के भी आपने सही से कोई बात बताई है, ठीक है।
या रिटर्न। अब जब मैं फोन बेच रही हूँ तो कोई जरूरी नहीं है कि मैं रिटर्न हर चीज लिख कर ही बोलूँ। अगर मैंने वर्बली सामने बैठ के या फोन पे बोला है और उधर से ऑफर एक्सेप्टेंस अब हो गया तो हम मानेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया हमारा। बोथ पार्टीज एक्सप्लिसिटली, बहुत बड़ा मतलब एकदम दिमाग मत लगाओ, ये समझो कि दोनों पार्टीज को सेम थिंग में, सेम सेंस में क्या करना होता है, एक्सेप्ट करना होता है आप जो भी बातें हैं दोनों के बीच में हुई है, जिसको हम कंसेंसस एड इडम कहते हैं। कंसेंसस एड इडम कहते हैं। अग्री इन सेम थिंग एंड सेम सेंस। ठीक है, सेम चीज के लिए आप दोनों माने हैं, अग्रीमेंट हुआ है आपको सेम सेंस में। जैसे मैंने अगर बोला है कि फोन, तो अगला बंदा फोन ही समझा, उसने आईपैड नहीं समझ लिया। ठीक है, अगर ये चीज मिसिंग है तो फिर हम उसको सही नहीं मान सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मान सकते। ठीक है, तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली स्टेटेड होते हैं। बोथ पार्टीज जो है एक्सप्लिसिटली अग्री करती हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स हैं उसको अग्री करती हैं। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स रिमूव एम्बिग्विटी इन ऑब्लिगेशंस। इससे क्या होता है ना कि अगर एक्सप्रेसली है कोई चीज, इसको हम बहुत अच्छा एग्जांपल समझ सकते हैं। अगर कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें आपको सारी चीजें एक्सप्लिसिटली पता है कि दोनों जो है पार्टीज इन टर्म्स एंड कंडीशंस पर मानी है, तो इसमें क्या है ना, थोड़ी सी जो एम्बिग्विटी होती है वो कम हो जाती है। इससे कोई बाद में जाकर के ये नहीं कह सकता कि एम्बिगुअस था। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट। अब आओ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स पे। एग्जांपल इलस्ट्रेशन समझ में आ गया ना, रिटन कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ कार। कोई कार सेल करनी थी और उसके लिए रिटन कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, तो इसको हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि लिखी हुई है बात। अब देखो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स आर फॉर्म्ड थ्रू एक्शंस और कंडक्ट, एक्शन और कंडक्ट। दे आर नॉट एक्सप्लिसिटली रिटन और स्पोकन। ये कोई बोली हुई भी बात नहीं होती है और लिखी हुई भी नहीं होती है। द इंटेंट इज इन्फर्ड फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस। जो इंटेंशन हमें पता चलता है वो सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे पता चलता है। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स रिलाई ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे ये सारी चीजें होती हैं। इलस्ट्रेशन, अ पैसेंजर बोर्डिंग अ बस प्रिज्यूम्स एन एक्सेप्टेंस टू पे द फेयर। भाई कोई बस जा रही है, आपने बस को ऐसे हाथ दे करके रोका और फिर आप उस पर चढ़ गए। आप चढ़े हो तो इसका क्या मतलब है, आप टिकट दोगे ना, आपने बस बोर्ड की, आप टिकट दोगे, बट ऑब्वियस सी बात है। अब जैसे फॉर एग्जांपल की बात आई, ऐसे ले लो, आप रेलवे स्टेशन पे उतरे, आपने अपना लगेज आपके पास खुद से आया था, आपने अपना लगेज रखा, उधर से कुली भैया आए, वो अपना आपका लगेज उठा करके चलने लगे, तो ये क्या है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है ना। आप दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई, आपको ये पता है कि अब ये बंदा उठा करके लेके जा रहा है मेरा सामान, तो मुझे बाहर जाकर के उसको फेयर देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे जितना वो मांगेगा। आपने भी उसको मना नहीं किया, तो यहाँ पर कुछ बोला नहीं गया, यहाँ पर ना ही कुछ बोला गया ना ही कुछ लिखा गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो फॉर्म हो गया ना। किसके थ्रू हुआ है, एक्शन के थ्रू हुआ है, कंडक्ट के थ्रू हुआ है कि भाई वो सामान लेकर के जा रहे थे, अगर आपने रोक दिया होता तो बात वहीं खत्म हो जाती, लेकिन रोका नहीं तो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वही एग्जांपल इस तरीके का यहाँ पर भी लिया जा सकता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको एक अलग से पूरा देखो सेक्शन है 68 से 72, जिसको हम अलग से भी पढ़ेंगे, बट अभी के लिए समझो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर लीगल ऑब्लिगेशंस जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट करे गए हैं। दे प्रिवेंट वन पार्टी फ्रॉम अनजस्टली बेनिफिटिंग। एक पार्टी को अनजस्ट बेनिफिट ना हो उससे प्रिवेंट करते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स। दीज आर नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स विद म्यूचुअल कंसेंट। ये एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते कि म्यूचुअल कंसेंट से बनाए गए हैं। दे अराइज इन सिचुएशंस ऑफ फेयरनेस एंड इक्विटी। फेयरनेस और इक्विटी के प्रिंसिपल्स पर ये बेस्ड होते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन देखिए, अ पर्सन एक्वायरिंग गुड्स बाय मिस्टेक। उसने कोई, मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई एक्स पर्सन है, उसने बाय मिस्टेक कोई गुड्स एक्वायर कर लिए, शुड रिटर्न द गुड्स और मेक रेस्टिट्यूशन ऑफ देयर वैल्यू। रेस्टिट्यूशन का मतलब है कि रिस्टोर कर दो, या तो आप सामान अगर आपके पास है तो सामान वापस कर दीजिए, या जितने पैसे का वो सामान था उतना पैसा आप रिस्टोर कर दो सामने वाले को। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, मान लो कि कोई ए बंदा है और ये बी बंदा है। ठीक है, इसका रूम नंबर 1 है और इसका रूम नंबर 8 है। अब इस बी बंदे ने डोमिनोज से किया ऑर्डर प्लेस। आपका जो फेवरेट ब्रांड है आप वो सोच सकते हैं, आप पिज्जा क्या बोलते हैं उसे, पिज्जा हट या ऐसे लापिनोज, आपको जो समझ में आता है वो सब कीजिए। हम कह रहे हैं डोमिनोज। ठीक है, अब डोमिनोज से इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया कि मार्गरीटा पिज्जा का, कैसी राइटिंग है, मार्गरीटा पिज्जा का इन्होंने ऑर्डर प्लेस किया। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा उस बंदे से कि आप जो है रूम नंबर 8 में आपको आना है। अब उस डिलीवरी बॉय ने 8 का समझा एक, हिंदी वाला एक, उस डिलीवरी बॉय ने 8 का समझा एक। ठीक है, तो वो गया बी के यहाँ, उसने पिज्जा डिलीवर कर दिया। ये पिज्जा ही है, ठीक है, ऐसे समझ रहे थे यहाँ पे टॉपिंग। अब इनके यहाँ इन्होंने पिज्जा डिलीवर कर दिया, डिलीवरी बॉय से तो चलो मान लो गलती हुई, लेकिन एक को तो पता था ना कि उसने कोई ऑर्डर नहीं प्लेस किया। अब इन्होंने देखा पिज्जा, इनको आई लालच और इन्होंने पिज्जा कंज्यूम कर लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर अनजस्ट बेनिफिट हुआ है। किसको, ए पर्सन को। किसको बेनिफिट हुआ है,
वो भी अनजस्ट बेनिफिट हुआ है ए पर्सन को, भाई ने तुमने ऑर्डर किया तुम खा और ऊपर से गए, तो यहाँ पर इन्हें बी को रिस्टोर करना पड़ेगा। अब ये गुड वापस तो कर नहीं सकते क्योंकि खा गए, तो पैसा जितना भी उन्होंने मंगवाया था 500 600 रुपए का जितने का भी पिज्जा उन्होंने मंगवाया था वो पैसा रिस्टोर करना पड़ेगा ए को। इसी को हम लोग क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये वैसे तो कोई म्यूचुअल कंसेंट से हुआ क्या, नहीं म्यूचुअल कंसेंट से नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है ऐसे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गए कि आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है, वापस तो करना ही पड़ेगा, चाहे पैसे वापस करो चाहे गुड्स वापस कर दो, ठीक। अब आइए ग्राउंडेड ऑन, अब कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी पे ग्राउंडेड है, ठीक है। दिस कैटेगरी असेसेस द लीगैलिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कितना लीगल है, वेदर इट इज एनफोर्सिबल अंडर द लॉ के सामने आप मतलब लॉ में आप उसको एनफोर्स करा सकते हो या नहीं करा सकते हो कोर्ट ऑफ लॉ में, वॉइड है क्या, वॉइडेबल है क्या, इलीगल है, अनफोर्सिबल। अब ये वॉइडेबल वगैरह क्या होता है वो सब हम लोग पढ़ेंगे, उसके लिए परेशान मत होना, अरे वॉइडेबल क्या होता है, अगर पहली बार सुन रहे हो सब कुछ पढ़ेंगे, सारे डेफिनेशंस पढ़ेंगे। इन अनएनफोर्सिबल तो नहीं है, डिपेंडिंग ऑन वेदर और नॉट इट फॉलोज लीगल प्रिंसिपल। ये सारी बातें किस पे डिपेंड करेंगी, उस पर डिपेंड करेंगी कि आपने लीगल प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं या नहीं फॉलो किए। कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर लीगैलिटी। इस तरीके से हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं जो कि लीगैलिटी के बेसिस पर होते हैं, ठीक है। आप इसको ग्राउंडेड लिख लो या यहाँ पर ये लिख लो बेस्ड ऑन, ठीक है, वो ज्यादा अच्छा तरीके से समझ में आ रहा है, जो भी लिखना चाहो, अगर वो समझ में आ रहा है तो वो लिख लो। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स आर एनफोर्सिबल बाय लॉ में कोर्ट ऑफ लॉ में आप उसको एनफोर्स करा सकते हो। दे फुलफिल ऑल इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, जो भी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो सब कुछ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करता है। फ्री कंसेंट एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट्स आर नेसेसरी, फ्री कंसेंट जरूरी है, लॉफुल ऑब्जेक्ट जरूरी है। फ्री कंसेंट क्या होता है, फ्री कंसेंट का मतलब ये है कि आपकी जो मतलब सामने वाला बंदा जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो उसकी कंसेंट फ्री होनी चाहिए। कंसेंट फ्री होने का ये मतलब है कि वो किसी भी तरीके से किसी दबाव में आकर के कोई किसी चीज़ के लिए हाँ ना कर रहा हो, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए हाँ ना कर रहा हो। अभी के लिए बस इतना समझो कि फ्री कंसेंट का मतलब यही है कि सामने वाला बंदा जिससे आप चाहते हो कि आप उसकी एक्सेप्टेंस लो वो किसी दबाव में किसी फोर्स में आकर के ये चीज़ नहीं कर रहा। फ्री कंसेंट का पूरा एक अलग से चैप्टर है, हम उसे पढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी लॉफुल ऑब्जेक्ट्स हैं वो नेसेसरी है। इट मस्ट हैव लीगल लॉफुल कंसिडरेशन जो है, कंसिडरेशन मैंने आप लोगों को पहले बताया वो लॉफुल होनी चाहिए। कॉम्पिटेंट पार्टीज रिक्वायर होनी है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कॉम्पिटेंट पार्टीज कौन होती है वो भी हम देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है, अ लीज कॉन्ट्रैक्ट दैट फॉलोज ऑल एलिमेंट्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो हम उसे कहेंगे कि वैलिड है वो। सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्राइटेरिया मेंशन करता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से बनेगा, ठीक है, वो सब हम पढ़ेंगे। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट देखो क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो अनएनफोर्सिबल होते हैं लॉ के द्वारा, लॉ में आप उसे एनफोर्स नहीं करवा सकते हो। दे लैक एसेंशियल लीगल वैलिडिटी, जो रिक्वायरमेंट है, और ये एसेंशियल्स का मतलब ही यही है कि आप जो है इनके बिना कोई काम कर ही नहीं सकते, आप इनके बिना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हो, तो वही उसमें नहीं है। सच कॉन्ट्रैक्ट्स होल्ड नो लीगल ऑब्लिगेशंस, कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगी। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर इलीगल गुड्स बिकम वॉइड, मैंने आप लोगों को क्या भी चिल्ला चिल्ला के बताया। अब यही अगर मैं फोन अगर साइड में हटा दूं, मैं अगर गांजे का या ओपियम का अगर बिजनेस उससे कह रही थी कि तुम खरीद लो मेरा, मैं तुमको इसलिए प्रपोज कर रही हूँ कि तुम खरीद लो, तो ये वॉइड होता ना, वो कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाता, ठीक है। A contract to sell goods after a ban is imposed on those goods, ठीक है। अब 2G में बता रखा है कि void contract क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट देखो, एक बैन के बाद भाई ओपियम पर, ठीक है, गांजा हो गया, मुझे पता नहीं दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कुछ तो होता ही होगा, अलग अलग ही वर्ड्स यूज करते हैं इसे। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपने इनको बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो इलीगल हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि बैन लगा है उनके ऊपर इस वजह से। अच्छा एक बात यहाँ पर और समझो एक बात मेरी यहाँ पर और समझो, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान से समझना है इस बात को। जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं मान लीजिए अगर प्रपोज कर रही होती एच को ओपीएम के लिए कि तुम मेरा ओपीएम खरीद लो, ठीक है। अभी क्या है, मैंने तुमको प्रपोज किया कि तुम मेरा ओपीएम खरीद लो, तो अगर उस वक्त इस पे बैन नहीं था, ओपीएम पर अगर उस वक्त बैन नहीं था, तो बाद में अगर बैन लगा है तो हम इसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट टू सेल गुड्स आफ्टर अ बैन, बैन लगने के बाद अगर आप उन्हें बेच रहे हो, भाई ओपीएम पर बैन लगा हुआ है कि आप किसी को नहीं बेच सकते हो, तो अगर उसके बाद आप उसे बेच रहे हो तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है।
अब देखो वॉइडेबल क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एनफोर्सेबल एट वन पार्टीज डिस्क्रिशन, एक पार्टी के डिस्क्रिशन पर डिपेंड करता है। अगर एक पार्टी चाहे तो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ा सकती है, ना ही चाहे तो नहीं बढ़ाएगी, और ये जनरली वही पार्टी होती है जिसको एक्सेप्ट करना होता है। यहाँ पर हमारे केस में एच है। अभी ओपीएम वाला जो एग्जाम्पल हटा दो, अभी देखेंगे हम क्या एग्जाम्पल देंगे। आओ देखें पहले, दे रिमेन वैलिड अंटिल वॉइडेड बाय द अग्रीड पार्टी, ये तब तक वैलिड रहेंगे, ये वाले जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये तब तक वैलिड रहेंगे जब तक कि जो अग्रीड पार्टी है ये मना ना कर दे। कोर्जन और फ्रॉड ऑफन मेक्स कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। कोर्जन का मतलब होता है कि आपने डरा धमका करके किसी से उसकी कंसेंट ली है। अगर आपने डरा धमका करके किसी से कंसेंट ली है तो जिस बंदे से आपने कंसेंट ली है वो क्या कर सकता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा सकता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक, अभी क्या है, फ्रॉड से भी अगर आपने किसी से कंसेंट ली है तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करवा सकता है। ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोटेक्ट पार्टीज फ्रॉम अनफेयर एग्रीमेंट्स। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो पार्टीज को प्रिवेंट करते हैं कि उनको जो है प्रोटेक्ट करते हैं बेसिकली, कि अनफेयर एग्रीमेंट्स में उनको ना घुसना पड़े। अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू अंडर कोर्जन कैन बी वॉइडेड बाय द अग्रीड पार्टी। वही बात है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा, मैंने इनसे जबरदस्ती करी कि तुम जो है मेरी BMW खरीद लो। ठीक है, मैं इनको फोर्स करी, भाई इनके पास उतना पैसा ही नहीं है कि वो खरीद ले, मैं इनको फोर्स करूँगी नहीं, तुमने नहीं खरीदा तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा या मार दूंगी। ठीक है, अगर इस तरीके का कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये कैसे हो रहा है, ये कोर्जन से हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने थ्रेटन कर रही हूँ। कोर्जन का मतलब होता है थ्रेटन करना या फोर्स यूज करना। कोर्जन की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, CION होगा। कोर्जन का क्या मतलब होता है, फोर्स यूज करना या थ्रेटन करना। अब मैंने थ्रेटन करी कि तुम खरीद लो, पैसे उनके पास उतने हैं नहीं, ठीक है, तो कैसे खरीद लेंगे। अब ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये इनके ऑप्शन पर जिसको एक्सेप्ट करना है उसके ऑप्शन पर ये वॉइडेबल है। अगर ये चाहे, भाई मैं तो कोर्शन से कर रही हूँ तो है तो ये वैसे भी गलत है, लेकिन अगर ये बंदा चाहे तो खरीद भी सकता है, मतलब कि हाँ भी कर सकता है, यस भी कर सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, नो भी कर सकता है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब आओ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट पे, तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है प्रोहिबिटेड बाय लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड होते हैं, इन्वॉल्व अनलॉफुल और इमोरल ऑब्जेक्टिव। सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड फ्रॉम इंसेप्शन, मतलब कि वॉइड अब इनिशियो होते हैं। वॉइड अब इनिशियो का क्या मतलब है, नया वर्ड पता चला। रनिंग नोट्स अपने बनाया करो उस क्लास के साथ साथ, जो है जो भी कुछ मैं बोल रही हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आपने पहली बार सुना है या ये चीज़ समझ में नहीं आई तो जिस लैंग्वेज में मैं बोल रही हूँ उसी लैंग्वेज में लिख लो, समझ में आ जाएगा। या जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आता है आप उस लैंग्वेज में लिख लो, तो आगे के लिए जब रिवाइज करोगे तो पता चलेगा कि क्या क्लास में पढ़ा था। वॉइड अब इनिशियो का क्या मतलब होता है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, कि जब से इनिशियली शुरू हुआ तभी से गलत है, तभी से वॉइड है, उसका कोई एनफोर्सेबिलिटी है नहीं। नो लीगल राइट्स अराइज, इससे कोई लीगल राइट्स अराइज नहीं होते। वही चीज ये कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ इलीगल ड्रग्स। ठीक है, सेक्शन 23 उस बारे में बात करता है, तो हम उस बारे में बाद में पढ़ेंगे। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इसको एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है। दे लैक एसेंशियल फॉर्मेलिटीज और एविडेंस, फॉर्मेलिटीज जो कंप्लीट करानी होती है, रजिस्टर वगैरह कराना होता है, अगर आपने वो नहीं करवाया, कोई साक्ष्य नहीं है उसके, डिफेक्ट्स जैसे इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो उसको अनएनफोर्सेबल बना देता है। वैलिड तो होते हैं ये, लेकिन कोर्ट में आप उसके ऊपर एक्शन लेकर के नहीं जा सकते, जैसे कि अनसाइंड एग्रीमेंट्स हैं, अनस्टैम्प्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो ये सारे हम ये नहीं कह रहे गलत है, वैलिड तो है, इनवैलिड नहीं है, लेकिन आप उसको कोर्ट में ले जाकर के उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं कर सकते हो, ये बात है। About depending on the performance or execution, कह रहा है this classification refers to the performance stage of contractual obligation. It determines if the contract has been wholly performed, is still on or partially performed. whole पूरे तरीके से perform कर दिया गया है या partially perform हुआ है, मतलब part में perform हुआ है। Contracts can also be classified according to their performance. कॉन्ट्रैक्ट को इस तरीके से भी क्लासिफाई किया जा सकता है। क्या है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये बस यही 3 तरीके के और बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद ये वाला जो मैटर है, एसेंशियल एलिमेंट्स वगैरह, केस लॉज वगैरह भी हैं, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। या अगर चाहो तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं चलो बहुत समझाना पड़ेगा, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। देखो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स आर फुल्ली परफॉर्म्ड बाय ऑल पार्टीज, पूरी तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। ऑल ऑब्लिगेशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स आर कंप्लीटेड, जितने भी जो भी ऑब्लिगेशंस का मतलब जो भी कुछ ड्यूटीज थी दोनों पार्टीज की वो उन्होंने परफॉर्म कर दी है। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स हैव नो पेंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनके पास कोई भी पेंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब नहीं बची है। अ कंप्लीटेड सेल इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सेल अगर कंप्लीट हो गई है तो हम मानेंगे, जैसे हमारा प्राइम एग्जाम्पल अभी चल रहा है कि भाई मुझे इनको आईफोन देना था
और इन्हें मुझे देने थे 1 लाख रुपए। तो ये सारी चीजें हो गई, सब कुछ दे दिया, वापस ले लिया, मैंने पैसे ले लिए, इन्होंने फोन ले लिया, तो ये एग्जीक्यूटेड हो गया ना कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो चुका, बात खत्म हो गई। सारे जो है जो कुछ परफॉर्म होना था सब कुछ परफॉर्म कर दिया। सिग्निफाई द फुलफिलमेंट ऑफ म्यूचुअल प्रॉमिसेस, लीगल एनफोर्सेबिलिटी। अब इसके बाद लीगल एनफोर्सेबिलिटी क्या होती है? एग्जीक्यूशन हो गया, खत्म हो गई लीगल एनफोर्सेबिलिटी। भाई जब हो ही गया, लीगल एनफोर्सेबिलिटी कब आएगी, कब जाओगे कोर्ट में? जब सामने वाले ने जो कहा था वो किया नहीं है तभी ना जाओगे। अगर जब सब कुछ कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट सही तरीके से पूरा हो गया है, तो क्यों जाओगे? तो इसीलिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स इंक्लूड डिलीवर्ड गुड विद पेमेंट मेड, गुड्स डिलीवर कर दिए गए, उधर से पेमेंट हो गया कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। तो जब कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो चुका है तो फिर आप क्यों जाओगे कोर्ट में? इसीलिए कहते हैं फिर उसको आप लीगल एनफोर्सेबिलिटी थोड़ी ना करा सकते हो। लीगल एनफोर्सेबिलिटी उस वक्त खत्म हो जाती है अगर जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट का निष्पादन हो गया है। तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट का क्या है कि अभी वो फुलफिल नहीं हुए, मतलब आपने गुड्स तो कह दिया कि हाँ भाई मेरे घर पे जो है गुड्स डिलीवर कर देना, गुड्स मान लो कि अभी डिलीवर हो गए, ठीक है, या ऐसे समझ लो कि आपने कह दिया कि गुड्स जो है मेरे घर पे डिलीवर कर देना। किसी शॉप पे गए, मान लीजिए आप गए इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे रेफ्रिजरेटर खरीदने के लिए, आपने उसको पैसे दिए, आपने कहा कि मेरे घर पे जो है 24 घंटों के अंदर अंदर गुड्स डिलीवर कर देना, मतलब सॉरी वो रेफ्रिजरेटर डिलीवर कर देना। अभी तक उसका कोई मतलब अभी तक जो है उसने रेफ्रिजरेटर डिलीवर नहीं किया, तो ये क्या है? फ्यूचर के लिए ना। आप साथ साथ तो अपने लेकर के आए नहीं हो रेफ्रिजरेटर, आपने कहा है कि 24 घंटे में डिलीवर कर देना, तो ये फ्यूचर के लिए हो गया ना, अनफुलफिल्ड है। एक तरफ से तो हो गया लेकिन दूसरी तरफ से तो अभी बाकी है। वही चीज लगा कॉन्ट्रैक्ट फॉर फ्यूचर डिलीवरी ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट आपने किया फ्यूचर डिलीवरी के लिए। तो वही कह रहा है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशंस होते हैं एटलीस्ट वन पार्टी, यानी कि यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एग्जांपल हम लोगों ने लिया, वो अभी एक वो ऐसी पार्टी है जो उसने अभी अपना जो पार्ट है, उसका पार्ट क्या था कि रेफ्रिजरेटर डिलीवर करना, अभी वो उसने परफॉर्म नहीं किया है। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑनगोइंग एग्रीमेंट्स, ये ऑनगोइंग एग्रीमेंट्स होते हैं। आप प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स नेक्स्ट मंथ, मान लीजिए नेक्स्ट मंथ या ऐसे समझ लो कि अगले 24 घंटे में हमारे एग्जाम्पल में, तो ये एग्जीक्यूटरी अभी हुआ नहीं है। दे ऑफन इन्वॉल्व फ्यूचर कमिटमेंट्स। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? यूनिलैटरल इन्वॉल्व अ प्रॉमिस बाय वन पार्टी, एक पार्टी का जो है प्रॉमिस होता है। द अदर पार्टी परफॉर्म्स एन एक्ट इन रिस्पॉन्स, दूसरी पार्टी क्या है? कुछ एक्ट परफॉर्म कर देती है। ये वन साइडेड एग्रीमेंट्स होते हैं। रिवॉर्ड फॉर फाइंडिंग लॉस्ट प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए किसी का जो है फॉर एग्जाम्पल डॉग गुम गया, ठीक है, उसने बढ़िया एक ऐसे पैम्फलेट छपवाया, फलाना डॉग तो नहीं लग रहा है लेकिन समझ लो यार डॉग है, तो 4 पैर होते हैं ना, हाँ ठीक है। अब मान लो कि क्या हो रहा है यहाँ पर, हाँ डॉग इसको गुम गया, इसने रखा है 500 रुपए का रिवॉर्ड, कोई ए पर्सन है। अब कोई एक्स पर्सन इसका डॉग अगर जो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, एक्स क्या कर रहा है, एक एक्ट परफॉर्म कर रहा है। क्या एक्ट परफॉर्म कर रहा है कि वो उसका डॉग जो है ढूंढ करके लेके आ रहा है, ढूंढ करके लेके आया। तो अब यहाँ पर ये क्या है, ये यूनिलैटरल है, एक तरफ से रिवॉर्ड दिया जा रहा है ना, वो तो रिवॉर्ड दे नहीं रहा, वो तो सिर्फ एक एक्ट परफॉर्म कर रहा है जो कि होगा। प्रॉमिस तो यहाँ पर ए नहीं किया ना, कह रहा है इन्वॉल्व प्रॉमिस बाय वन पार्टी, एक पार्टी प्रॉमिस कर रही है कि अगर कोई लेकर के आया मेरे डॉग को ढूंढ करके तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा, पैसा दूंगा। तो वही चीज है, यूनिलैटरल है, एक तरफ है, वन साइडेड है। लीगल ऑब्लिगेशंस अराइज ओनली आफ्टर द एक्ट इज परफॉर्म्ड। लीगल ऑब्लिगेशन तभी अराइज होंगी भाई, ए तो तभी ना पैसा देगा जब ये एक्ट परफॉर्म करेगा एक्स, ए तभी एक्स को ना पैसा देगा जब एक्स एक्ट परफॉर्म करेगा, नहीं परफॉर्म करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। दे डू नॉट इन्वॉल्व म्यूचुअल प्रॉमिसेस, यहाँ पर कोई प्रॉमिस थोड़ी ना हो गया दोनों के बीच में। द प्रोमिसर सेट्स कंडीशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, प्रोमिसर जो है कंडीशन सेट करता है। भाई रिवॉर्ड बेस्ड ऑफर का आप यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हो। बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व प्रोमिसेस फ्रॉम बोथ द पार्टीज, दोनों तरफ की, जैसे हमने अभी वही हमारा एग्जांपल चल रहा था एसएच वाला। दे आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉमन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके के होते हैं, बोथ पार्टी जो है वो लीगली बाउंड होती है कि भाई यहाँ पर मैं लीगली बाउंड हूँ कि मैं आईफोन ना दूंगी, ये लीगली बाउंड है कि ये मुझे 1 लाख रुपए देंगे। They ensure mutual trust होता है इन agreements. Bilateral contract promotes balanced obligations, ठीक है, balanced obligations है, दोनों की ड्यूटीज है एक दूसरे के अगेंस्ट। एग्जाम्पल क्या है, एक सेल्स एग्रीमेंट है, मान लो आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेचना चाहते हो, हालांकि वो प्रॉपर्टी लॉ में आ जाएगा लेकिन सिर्फ ऐसे समझने के लिए समझ लो, क्योंकि प्रॉपर्टी वगैरह बेचना चाहते हो तो दोनों पार्टीज का ऑब्लिगेशन होता है, कोई एक पार्टी सिर्फ ऑब्लिगेशन नहीं है परफॉर्म करती, दोनों पार्टीज को करना होता है, उन्हीं को बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट की पीडीएफ है ना, मैं आप लोगों को अभी नहीं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगी, जब हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा तब 1 साल करके कंपाइल करके मैं इसको आप लोगों को दूंगी। ठीक है, हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं
लेकिन वो जब हम पढ़ेंगे ऐसे एक एक करके दूंगी ना, तो फिर बहुत ज़्यादा आपके फ़ोन में भी इकट्ठा हो जाएगा, वो मैं नहीं चाह रही हूँ। मेरे फ़ोन में भी, लैपटॉप में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सारी क्लासेस हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, मैं कोशिश करूँगी कि कम से कम लेक्चर्स में थोड़े ज़्यादा ड्यूरेशन के लेक्चर्स लेकर के इसको ख़त्म कर सकूँ। आई रियली होप आप लोग को समझ में आया होगा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों बना है, क्या इसका इंट्रोडक्शन था, इसके कितने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अग्रीमेंट क्या है, प्रॉमिस क्या है। मैंने बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में समझाया, हम इसकी डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।